Hello, everybody. So, welcome on this online platform of IBE Itanagar. And let us start our discussion. And the discussion is all about what? तो ये डिस्कशन है सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स जो कि आज हुआ है और मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. तो इफ यू हैव गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर then you will automatically come to the conclusion that last year यूपीएससी ने मॉडर्न इंडिया से कम क्वेश्चन पूछा. सेम ट्रेंड फॉलोड दिस ईयर आल्सो. यानी इस बार भी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन कम आए हैं और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं. तो लगभग 10 या 11 क्वेश्चन ओवरऑल हिस्ट्री एंड कल्चर से हैं. उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से हैं और जो रिमेनिंग है अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर. और आर्ट एंड कल्चर का जो ट्रेंड है वो क्या है? ट्रेंड इसने पहले वाले ट्रेंड को मेंटेन रखा है. क्या है पहले वाला ट्रेंड? याद कीजिए, जो भी मेरे क्लास में रहे होंगे उनको पता है. मैं हमेशा बोलता हूं कि यूपीएससी को 3 टॉपिक से बहुत ज्यादा अफेक्शन है आर्ट एंड कल्चर में. और वो टॉपिक कौन से है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, सूफी एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. और हमेशा स्टूडेंट को मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस जरूर रहेंगे और इस बार भी यहां से कम 2 क्वेश्चन बुद्धिज्म पे रहा है. दूसरा टॉपिक जिसको यूपीएससी कुछ ज्यादा प्यार करता है और वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इस बार भी 2 क्वेश्चन मिनिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हैं. तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और उसके आंसर के डिस्कशन. तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट. जो भी मेरे क्लास में रहे होंगे उनको बुद्धिज्म टॉपिक जैसे स्टार्ट होगा और वहीं पर मैंने गौतम बुद्धा के डिफरेंट नेम्स करवाए हैं. तो गौतम बुद्धा के जो डिफरेंट नेम्स हैं जरा देखें. साक्य मुनि करेक्ट है, तथागत करेक्ट है, बट वन इज नॉट करेक्ट. नय पुता इज नॉट करेक्ट. नय पुता महावीर स्वामी का नाम है. तो साक्य मुनि और तथागत ये दो किसका एपिथेट मिलता है? तो गौतम बुद्धा का. तो यानी आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? तो आंसर जो है, एक मिनट, तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ. आंसर है 2 and 3, यानी आंसर इज बी. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इसमें हम लोग को आर्कियोलॉजिकल साइट है और स्टेट और उसके डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करना है और फिर क्या है, इन विच ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड. तो चंद्रकेतुगढ़, यदि आपने न्यू एनसीईआरटी पढ़ा है, न्यू एनसीईआरटी के मैप में गए हैं तो ये आपको ये साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट वहां दिख जाएगा. चंद्रकेतुगढ़, इट इज इन बंगाल, नॉट इन ओडिशा. तो फर्स्ट वन इज द रॉन्ग. इनाम गांव क्लास से आया हुआ है. इनाम गांव हम लोग बार बार चैल्कोलिथिक साइट्स में कवर किए हैं. इनाम गांव, दैमाबाद, आहार, कायथा, जोरवे, कितने सारे चैल्कोलिथिक साइट्स. और उसमें मैंने 2 या 3 चैल्कोलिथिक साइट्स पे कुछ ज्यादा फोकस किया था, इनाम गांव और दैमाबाद. और ये दोनों कहाँ है भाई? इनाम गांव, दैमाबाद तो दोनों ही महाराष्ट्र में है. घोद, इनाम गांव इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर घोद. और यहाँ से क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है. देन केम टू दिस मंगाडू केरला. ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया और ये अभी न्यूज में है और यहाँ एक्सकेवेशन चल रहा है. और किस लिए फेमस है? तो मेगालिथिक साइट. तो 2 and 3 इज व्हाट यहाँ पर आपका करेक्ट है. तो यहां पर भी आंसर क्या हो गया? बी. क्लियर डियर? तो यस, हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन किए. ये है आपका मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है. तो जरा आइए मॉडर्न इंडिया वाले क्वेश्चन को भी हम लोग साथ ही साथ कवर करते जा रहे हैं. क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सबको पता है कॉर्नवालिस साहब ने क्या इंट्रोड्यूस किया था 1793 में? परमानेंट सेटलमेंट. बट साथ ही साथ इसमें रैयतवाड़ी सेटलमेंट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं. तो देखिए क्या है. फर्स्ट वन इज द अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. थोड़ा सा सही है, not complete. यदि आप लोग अब इसको
हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये टॉपिक आपने एग्जैक्ट ऐसा नहीं पढ़ा है, लेकिन एक मूवमेंट आप लोगों ने जरूर पढ़ा है, एंड दैट इज खेड़ा सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर 1918। तो यदि खेड़ा सत्याग्रह के प्रोविजंस आपको पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट में यदि क्या पड़े, अकाल आए या नेचुरल कैलामिटी आए, तो फार्मर्स को, पीजेंट्स को अपना लैंड रेवेन्यू नहीं देना है। मैंने क्या बोला? पार्शियली ट्रू है, नॉट कंप्लीटली ट्रू। खेड़ा सत्याग्रह का एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था? फसल बर्बाद हुआ था, क्रॉप्स वर डैमेज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज। पीजेंट्स ने डिमांड क्या रखा कि आवर क्रॉप्स वर डैमेज, सो गवर्नमेंट मस्ट रेमिट आवर लैंड रेवेन्यू। पीजेंट्स ने ये डिमांड रखा कि हमारे क्रॉप्स डैमेज हो चुके हैं, मोर देन 66% क्रॉप्स डैमेज हो चुके हैं, और अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू कोड ऑफ खेड़ा, जो रेवेन्यू कोड था खेड़ा का, उसमें लिखा हुआ था कि यदि नेचुरल कैलामिटीज से क्रॉप डैमेज होता है तो, और मोर देन 66% क्रॉप डैमेज होता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हमसे लैंड रेवेन्यू नहीं लेगी। मोर देन 66% क्रॉप्स डैमेज बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज। यानी इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, खेड़ा जो है वो किधर था? गुजरात में, उस वक्त के बॉम्बे प्रोविंस में था, और वहां पर कौन सा सेटलमेंट चल रहा है? रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये आप लोग को पता है। अब बस इतने के बेसिस पर आपको आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा अकाल आया, आपका क्रॉप डैमेज हुआ लेस देन 66%, लेस देन 50%, तो आपको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? लैंड रेवेन्यू। तो यानी ये कैसा है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब आइए सेकंड वन इज वेरी इजी। जिसने भी थोड़ा सा किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से या किसी और बुक से पढ़ लिया हो, क्या परमानेंट सेटलमेंट, इसका आंसर दे सकते हैं। या फिर जो मेरे क्लास में रहे होंगे उनके लिए तो ये मतलब क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। तो क्या है ये? अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, if the jamindars failed to pay his revenues to the state on or before the fixed date, he would be removed from his jamindari. This one is the correct. याद कीजिए, क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सनसेट लॉ। सनसेट लॉ लेकर आई है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसमें यह बोला गया कि एक डेट फिक्स्ड है, आप उस डेट तक यदि आपने गवर्नमेंट को अपना ड्यू पे कर दिया तो आपका जमींदारी राइट आपके पास रहेगा, और नहीं तो नेक्स्ट डे योर जमींदारी राइट वुड बी ऑक्शनड ऑफ। अगले दिन आपका जमींदारी राइट का नीलामी कर दिया जाएगा। तो यानी दिस वन इज करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज द रॉन्ग, सेकेंड वन इज द करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है? Which of the statement given above is or are correct? तो the two one is the correct, तो B is the answer। तो ये मॉडर्न इंडिया के हैं। पहले जो दो क्वेश्चन थे वो थे आपके आर्ट एंड कल्चर। अब आते हैं मिडिवल। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल वाला क्वेश्चन आ गया, और दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम माय क्लास नोट्स। या इवन जो मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है आप लोगों से, उसमें भी ये इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्या है? हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया, और वैसे ये एनसीईआरटी में भी है। मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू द पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। कौन किया था भाई? तो आंसर है कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया के कंटेम्पररी पोर्चुगीज गवर्नर जनरल, उसका नाम क्या था? एल्बुकर्के। एल्बुकर्के, एंड एल्बुकर्के हैड अ वेरी गुड, वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद होम? विद कृष्णदेव राया, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। और ये जो भटकल है, ये विजयनगर का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था अरेबियन सी में, और इसी टाइम में कृष्णदेव राया ने परमिशन दिया पोर्चुगीज को कि आप भटकल में एक फोर्ट बना सकते हैं। तो आंसर इज 56 का आंसर हो गया ए। देन क्वेश्चन नंबर, लेट मी, अच्छा चलो, हम लोगों ने पहले 57 ही कर लिया। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 58। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्लास याद करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है क्लास से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट या इनकरेक्ट? तो आपने पढ़ लिया, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट कौन सा है। देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद, मतलब क्या मोरल स्टोरी नहीं मिलता है? टीचिंग से रिलेटेड स्टोरी नहीं मिलता उपनिषद? रॉन्ग। उपनिषद का मीनिंग ही क्या बताया था?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड उपनिषद? तो आंसर है टू बी सीटेड बीनीथ द टीचर टू रिसीव एजुकेशन। और याद कीजिए कई सारे उपनिषद मैंने आपको बताए थे, उसमें से एक उपनिषद बताया था कठोपनिषद, जिसमें क्या कॉन्वर्सेशन है, यम और नचिकेता का कॉन्वर्सेशन है। लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि पैराबल्स हमको मिलता है कहां पर, मिलता है उपनिषद में। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग हो गया। अब जरा देखें दूसरा क्या है, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास। सिंपल सा है, याद कीजिए लिटरेचर में आपको मैंने पहले बताया था वैदिक लिटरेचर, और वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आता है, आता है फोर वेदास जिसको हम लोग संहिता कहते हैं, ब्राह्मणा लिटरेचर, अरण्यका और उपनिषद। और इन सब को हम लोग बोलते हैं अपौरुषेय। वैदिक पीरियड के बाद पुराण लिखे गए थे, क्योंकि हम लोगों ने वैदिक पीरियड के बाद ही पुराण को डिस्कस किया है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, उपनिषद्स वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराणास, आंसर इज यस, पुराण बाद में लिखा गया, उपनिषद पहले लिखा गया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया? बी। लग रहा है इस बार बी वाले ही ज्यादा करेक्ट हो रहा है, अभी तक देखिए ज्यादातर बी में ही आ रहे हैं हम लोग। चलो तो 58 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि रिलेटेड है हमारा, वैसे ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 61 है ये आपके पॉलिटी का भी है और हिस्ट्री का है, तो मैं ये पॉलिटी वाले ही टीचर पर छोड़ रहा हूं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बड़ा इजी है, आप लोग को पता है। फिर एक्ट वाला क्वेश्चन भी हिस्ट्री से है और आपके पॉलिटी से है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी मैं पॉलिटी वाले पे ही छोड़ रहा हूं, वैसे बड़ा इजी है। एक्ट ऑफ 19 सबको मैंने क्लास में पहले ही बताया है कि जितने भी एक्ट हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके तीन एक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और लास्ट 5 ईयर से हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, और देखिए इस बार भी आया। तो क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, स्टेटमेंट में करेक्ट क्या है वो फाइंड आउट करना है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। क्लास में डिस्कस किए थे, कब डिस्कस किए थे, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में डिस्कस किया था कि भाई कांग्रेस ने कहां कहां मिनिस्ट्री बनाया उस टाइम। 1935 के जो एक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किया था। बोला यस, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। बोला था कि हाँ भाई ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, फेडरेशन बनेगा जिसमें एक तरफ कौन रहेंगे, एक तरफ रहेगा ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और दूसरे तरफ कौन रहेंगे, प्रिंसली स्टेट। लेकिन क्या ये फेडरेशन एग्जिस्ट किया? आंसर है नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रिंसली स्टेट इसका पार्ट ही नहीं बने थे, लेकिन प्रोविजन था, ये आपको मैंने बताया था। तो यस, आइए अब, तो यानी पहला वाला करेक्ट है। दूसरा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। नहीं, किसके पास था? गवर्नर जनरल। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स किसके पास? आंसर है गवर्नर जनरल। तो सेकंड वन इज द रॉन्ग और फर्स्ट वन इज द करेक्ट। तो यहां पर हो गया आंसर इज ए, यहां बी वाला नहीं चला। खैर ये पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60। अब ये है करंट से, और आपको मैंने हमेशा जब भी मैंने आर्ट एंड कल्चर का क्लास लिया है हमेशा मैंने बोला है कि आर्ट एंड कल्चर में ये टॉपिक आप कभी स्किप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, सूफी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करना ही नहीं है। और दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसमें टेंजिबल लिस्ट और इनटेंजिबल लिस्ट, और इस बार ये काफी न्यूज में था। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को? 2023 में किसको इंक्लूड किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और आपको आंसर पता है, गरबा। छऊ तो बहुत पहले हो चुका है, कुंभ बहुत पहले हो चुका है, और शायद 2021 एग्जैक्ट डेट में याद नहीं आ रहा है के आसपास दुर्गा पूजा, और 2023 में 2023 में गरबा को इंक्लूड किया गया। तो आंसर इज गरबा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब आते हैं 60 के बाद, क्वेश्चन नंबर 62 हम लोगों ने कर लिया। 63 पे जरा देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास? टफ क्वेश्चन। भास
आपको क्लास में मैंने डिस्कस किया, भास के मैंने कुछ ड्रामा डिस्कस किए थे, लेकिन सारे के सारे ड्रामा तो मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि भास ने मोर देन 10 ड्रामाज लिखे इन संस्कृत में। और वन ऑफ द अर्लीस्ट संस्कृत ड्रामा जिसने लिखा, उसका नाम क्या था? भास। स्वप्न वासव दत्ता, उरुभंग, ये सब हम लोगों ने बात किया था, दूत घटोत्कच। लेकिन यूपीएससी यहाँ एक स्टेप और आगे निकल गया। बट ठीक है, एक स्टेप आगे निकल गया, लेकिन हम लोग क्लास के बेसिस पर ही आंसर निकालेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भास? अब जरा देखें कि भाई ये चार यहाँ ऑप्शन है। महाभाष्य किसने लिखा? ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया। पुष्यमित्र शुंग के गुरु पतंजलि, महाभाष्य। चलिए, उसके बाद फिर नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा। क्लियर? तो यानी दो ऑप्शन आपने क्लास के बेसिस पर एलिमिनेट कर लिया। काव्य अलंकार, ये बुक जो है बहुत बाद में लिखा गया, और भास तो बहुत पहले के हैं, काव्य अलंकार तो बहुत बाद में लिखा गया है बुक। तो यानी ऑटोमेटिकली हमको नहीं पता है ना, कि भास ने क्या लिखा, तो भी हम यहां करेक्ट आंसर लगा देंगे। आंसर है मध्यम व्यायोग, भास का। क्योंकि आपको मैंने क्लास में 3-4 ड्रामा ही लिखाए थे जो इंपॉर्टेंट ड्रामा थे, बट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया। लेकिन यहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो आंसर हो गया सी। 63 हो गया। अब आइए जरा 64। टफ क्वेश्चन, ये मेरे क्लास से नहीं है, और आपको मैंने ये भी बोला था कि मेरे क्लास में नहीं होगा, तो इसका मतलब उस बार के टॉपर को भी नॉर्मली नहीं पता होगा। लेकिन ये टफ क्वेश्चन है। Sangbhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of the 4th century AD, was the author of a commentary on. आपको मैंने एक नोट्स भी शेयर किया था, स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर आउटसाइड इंडिया। उसमें भी मैंने इस स्कॉलर का नाम नहीं लिखा है, किसी दूसरे स्कॉलर का नाम लिखा हुआ है। 4th सेंचुरी एडी में बहुत सारे स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर इंडिया से चाइना गए थे, जिसमें सबसे फेमस थे कुमार जीव। जबरदस्त ट्रांसलेटर थे, बहुत सारे संस्कृत बुक का चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। कुमार जीव बड़े इंपॉर्टेंट है ना, उनको वहां चाइना में नेशनल टीचर का भी अवार्ड, उनको उपाधि दिया गया है, कुमार जीव। देखिए, क्वेश्चन कुमार जीव पर नहीं आया, किस पर आया? संघभूति पर। इसी टाइम, इसी 4th सेंचुरी एडी में कश्मीर से बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर चाइना गए थे, उसमें से एक कौन थे? संघभूति। और ये लोग वहां जाकर बहुत सारा बुक्स को ट्रांसलेशन किया। कुमार जीव सबसे इंपॉर्टेंट थे। कुमार जीव ने ट्रांसलेशन किया था प्रज्ञा पारमिता सूत्र का। लेकिन संघभूति ने किसका ट्रांसलेशन किया? सर्वास्तिवाद विनय का। तो यहां पर आंसर है सी। तो ये क्वेश्चन मेरे क्लास में डायरेक्ट नहीं है। खैर, यहां पर भी यदि आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे आए तो 50% तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। विशुद्धि मग्ग और ललित विस्तर को इजीली कर सकते थे, है ना। बस मामला जो है प्रज्ञा पारमिता सूत्र और सर्वास्तिवाद विनय में फंस जाता। तो मैं इसको एक टफ क्वेश्चन मानता हूं, और सभी के लिए टफ क्वेश्चन है। हालांकि ये कहां से, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है उपेंद्र सिंह की बुक, वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। लेकिन मैंने आपको फिर बताया कि जो जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, वो ये बुक पढ़ने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट हैं कि आप कितने फैक्ट को याद रखेंगे। तो रेकमेंडेड नहीं है मेरे तरफ से। आंसर 64 का सी हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्वेश्चन नंबर 65। यानी दो क्वेश्चन आया आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, और अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया किससे? बुद्धिज्म पे। क्या है यहां पर? कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वर इंक्लूडेड इन 2023? यानी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो लोग भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं वो इजीली आंसर दे सकते हैं, या जिन लोगों ने भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट देखा आंसर दे सकते हैं इजीली। रानी की बाव बहुत पहले ही इंक्लूड हो चुका है। महाबोधि टेम्पल रानी की बाव से पहले ही इंक्लूड कर चुका है। और द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस में हमेशा शांति निकेतन और सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ द होयसालास। और क्लास में तो खास खास करके मैंने बोल के भी रखा हुआ था कि भाई देखिए, इस बार सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ द होयसालास पे क्वेश्चन होना चाहिए, और आ गया। 2023 में शांति निकेतन और सेक्रेड एनसेम्बल ऑफ द होयसालास को इंक्लूड किया गया। तो यहां पर क्या क्वेश्चन होगा? आंसर क्या होगा भाई? ओनली 2। यानी यहां पर बी, बी ऑप्शन।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 65 कर लिया हम लोगों ने। यहां पर क्वेश्चन नंबर 64 भी हम लोगों ने देख लिया। अब जरा देखें 66 क्या है भाई, उसके बाद फिर आते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। 67 भी पॉलिटी का है। 68 भी पॉलिटी है। अ, ये वाला क्वेश्चन भी जो है आप पॉलिटी में मान सकते हैं, या करंट अफेयर से मान सकते हैं, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी मान सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हुआ इस बार, और इनडायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आए हैं। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी, रॉन्ग, क्योंकि राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाया था। आचार्य नरेंद्र देव जुड़े हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। तो 1 और 3 इज करेक्ट, यानी फिर से यहाँ ओनली 2, बी ऑप्शन पे कुछ ज्यादा फोकस्ड है इस बार यूपीएससी। यस, तो हम लोगों ने हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले जो क्वेश्चन है उसको फिनिश कर लिया। रिलेटिवली आप इसको टफ तो नहीं मान सकते हैं, और ना तो बहुत इजी मान सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का मॉडरेट है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ट्रेंड लास्ट ईयर से वैसे ही मेंटेन रखा है। मॉडर्न इंडिया से कम क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से ज्यादा है। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।